हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। एंड थैंक यू सो मच, यू गाइस ऑल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़। ठीक है, जो हमने स्टार्ट की थी। एंड एज यू ऑल नो, मेरे पेपर्स चल रहे थे, फाइनल्स चल रहे थे। थैंक गुडनेस आई एम फ्री फ्रॉम देम। और आप लोगों के पोल भी मैंने देखे। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि एक्सपर्ट गाय आफ्टर अवर चैप्टर 2 इज़ ओवर, ठीक है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पहले करवाओ। सो वी आर गोइंग टू स्ट्रेट गोइंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि आपका चैप्टर 6 है, आपका चैप्टर 7 है। और इसके अलावा आपका चैप्टर 3 भी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। समवत जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस है उसमें से भी आते हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 4 या 5 है आई गेस। लेकिन जो जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, चैप्टर 6 चैप्टर 7, हम उन पे अब पहले जाएंगे इसके बाद, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज अच्छे खासे आते हैं, सो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसको स्टार्ट 1 के बाद करवाने का मकसद ही ये था कि ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, और सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इक्वली। एमसीक्यूज हर एक में से आता ही आता है, और वो डिपेंडिंग ऑन योर लक, किस्मत की बात है कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा टच दे दें। वैसे हर चैप्टर में से इक्वली 1 से 2 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा आ जाते हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, ठीक है। सो हम उसको पहले कवर करेंगे और बाद में हम जो हमारे ये बाकी के चैप्टर्स हैं उन पे आएंगे, ठीक है। फर्स्टली थिंग इज़ क्लियर। सेकेंडली यार, लाजमी मुझे कमेंट में बता देना अगर आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं सीरीज़ की। सपोर्ट दिखा देना, बिकॉज 99 और 98% ऑफ यू पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल यार। तो प्लीज़, एक मिनट लगेगा आपका, मिनट भी नहीं लगेगा बल्कि सेकंड लगेगा, एक बटन पे क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आप लोगों के लिए ही ये एफर्ट्स हो रही हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अवर टुडेज एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, 2.3 के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत आसान और छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। और हमारे दीगर कुछ लॉज हैं जिनको फैंसी नाम ही दिया हुआ है, वही चीज़ें जो मैं आप लोगों को 2.2 और 2.1 में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये नहीं देखी 2.1 और 2.2, मैंने एक घंटे से ज़्यादा की 2.1 पे वीडियो बनाई है, जिसमें इन डिटेल मैंने एक एक लॉ को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सेट्स की बताया है, ठीक है। इसके अलावा 2.2 में भी आप लोगों के दीगर जो कॉन्सेप्ट्स थे लॉज के, वो भी मैंने सारे क्लियर किए हैं, ठीक है। तो इनको लाजमी वॉच कर लेना। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं हर वीडियो के साथ आप लोगों को जो एमसीक्यूज और क्विज़ेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, चीट शीट्स, वो अपने पास सेव करते जाओ, वो आप लोगों के बहुत काम आएंगे, उन पर प्रैक्टिस कर लेना। बिकॉज वो जो क्वेश्चंस आप लोगों को उसमें दे रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू अवर एक्सरसाइज 2.3 विदाउट फर्दर मच टॉकिंग। सबसे पहले हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यार, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसको ग्रुप कर लो, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेट्स इन एन इंटरसेक्शन डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। मतलब क्या है इसका कि देखो, ए इंटरसेक्शन बी मैंने कर दिया, ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और मैंने कहा कि इसका ब्रैकेट क्लोज कर लिया, इनको ग्रुप कर दिया, और मैंने कह दिया इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब अगर ये मैं कहूँ, इस तरह से लिख दूँ कि ए इंटरसेक्शन, और मैं इसका ग्रुप ख़त्म कर दूं, बी को बाहर निकाल दूं, और मैं कह दूं बी इंटरसेक्शन सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा एक्सपर्ट? क्या फ़र्क यार, पढ़ना चाहिए। उसके एलिमेंट्स वो हैं, ए का सेट कोई होगा, बी का कोई होगा, सी का कोई होगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा यार? आपने इन चीज़ों पे गौर नहीं करना। ये आपको ई तक भी ले जाएं, आपको कह दें एफ़ तक, आपको पूरी अल्फ़ाबेट्स दे दें, ए से लेके जी तक, जो कि होगा नहीं लेकिन दे दें, आपने इसको देखना ही नहीं, ना कंफ्यूज होना इन ब्रैकेट्स को देख के कि क्या मतलब है। एसोसिएटिव का आपको मतलब पता होना चाहिए। जब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब पता होगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है देख के। अब आप लोगों को पता हो कि अगर इंटरसेक्शन हो रही है दरमियान में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स ए के अंदर बी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने सिर्फ लिखने हैं चूज करके, ठीक है। इसका मतलब कि हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, हम हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आएगा उसके इंटरसेक्शन को हम लेंगे सी के साथ, ठीक है। उसका सेम मीनिंग है कि अगर आप ए को पहले लिख लेते हो और आप बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेते हो, मैंने बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लिया, अब उसका जो आंसर आएगा उसको मैं ए के साथ ले लूंगा। बात तो एक ही आएगी, बिकॉज हम तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इसमें से भी कोई कॉमन एलिमेंट्स आएंगे आंसर के बाद, और फिर हम इसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और सेम चीज़ यहीं पे है, ठीक है। सेट्स हमारे पास सेम यहीं पे है। सो आप आंसर एग्जाम्पल देख लो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 2 3 4 है, और सी इज इक्वल टू 3 4 5 है। अब मुझे इसमें बताओ कॉमन एलिमेंट कौन सा है? इसमें से कॉमन एलिमेंट है 3,
ठीक है, ये देखो ये 3 कॉमन है इसमें से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी जब मैं लूँगा, ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, इंटरसेक्शन सी करूँगा तो मेरे पास इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक हो गया। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ तो मैं करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए को छोड़ दो, इस पे आ जाओ पहले। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी हमारे पास 2 3 4 है, सी है 3 4 5, इसमें से 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब मैं उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, ठीक है 1 2 और 3, ठीक है। ये 1 को कुछ हो गया, इसको मैं यहाँ से खींच लेता हूँ 1 2 3, और इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 3 के साथ, ठीक है। इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 3 के साथ तो क्या आएगा 3 कॉमन, ठीक है। सो दैट प्रॉपर्टी होल्ड्स, ऊपर भी आपका 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 3 आ रहा है, सो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये कि ग्रुपिंग ऑफ सेट्स इन एन इंटरसेक्शन डज नॉट, आई रिपीट डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट योर डाउट ऑन दिस, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं इनडेम्पोटेंट लॉस, ठीक है। आइडेम कहते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको इनडेम्पोटेंट भी बोल रहे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसको आइडेम्पोटेंट लॉस हम अगर कहें, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सिर्फ हमारे पास 2 लॉज हैं जो आप लोगों ने इसके मेनली समझने हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर भी की थी, सही है। सो मैं दोबारा से इस पर इन डिटेल नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। अगर आप यूनियन लेते हो, ए आपके पास एक सेट है, ठीक है, ए आपके पास सपोज एक सेट है, आपने कहा कि ए यूनियन ए, उसी सेट का उसी के साथ यूनियन ले रहे हो तो वो आपको आंसर वही देगा। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे ए है मेरा एक सेट जिसकी वैल्यू है एग्जाम्पल 1 और 2, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं ए यूनियन ए कर रहा हूँ तो ए यूनियन ए में क्या आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है 1 2 का यूनियन 1 2 के साथ, ठीक है। तो मुझे एक बात, तो यूनियन में क्या होता था, यूनियन में होता था कि जितने भी एलिमेंट्स होते थे इस सेट के और इस सेट के हम लोग लिख लेते होते थे, लेकिन हमारा मेन पॉइंट इसमें ये होता था कि कोई डुप्लीकेट नहीं हमने लिखना। अब देखो हमारे पास ए में भी 1 2 है, इधर भी 1 2 है, तो 1 2 हमने लिखना ही लिखना है, लेकिन 1 2 इधर डुप्लीकेट हो रहा है तो ये हम नहीं लिखेंगे। सो आंसर हमारा 1 और 2 ही आएगा यूनियन लेने के बाद। सो वापस हमें वही ए का ही सेट मिल गया, ठीक है। सो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है इसकी। अगर आप एमसीक्यू में पूछा जाए, कोई सेट दे दिया उसका कहा जाए ए यूनियन ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इस सूरत में भी पूछा जा सकता है, या आपको इस तरह की सेट की वैल्यूज दे दें 1 2 और 1 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर होगा, ठीक है। सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए सेट का अगर अपने उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा, क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स कॉमन जो होंगे इसमें भी वही एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है। तो एक ही आपको सेट मिलेगा जो कि वापस वही रिटर्न करेगा, सही है। सो आई होप दिस क्लियर्स योर दीज लॉज होपफुल। नाउ कमिंग ऑन टू अवर आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। मैंने आप लोगों को यही बात बताई है कि नाम इसमें सिर्फ फैंसी हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है, अब आइडेंटिटी लॉज आ गए। आप लोगों को पता हो, आप लोगों से ये भी सवाल किया जा सकता है कि विच ऑफ दीज below is in the category of identity law, और which of these is a idempotent law, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, यू नो। सो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ ये फैंसी नाम जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उनको शौक था बनाने का, ठीक है, कैटेगराइज करने का, जो कि एक रियली रियली गुड थिंग है। सो नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए कि कौन से लॉज को क्या कहा जाता है। अब आइडेंटिटी लॉ की अगर बात करें, ये बात भी हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन लो तो वो आपको वापस वही सेट रिटर्न करेगा। कैसे करेगा, ए है मेरे पास 1 2 सपोज, ठीक है, इसका मैं यूनियन ले रहा हूँ एम्प्टी सेट के साथ। मुझे एक बात बताओ, एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, वापस यूनियन लेने के बाद मुझे 1 और 2 ही रिटर्न होगा ना। सो मुझे ए ही वापस मिलेगा, ठीक है। ये है आपका एक लॉ आइडेंटिटी का। दूसरा आपका ये कि अगर आप ए इंटरसेक्शन, ठीक है, लेते हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो भी आपको वापस ए ही मिलेगा। क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, ठीक है। मैं ए की वैल्यू 1 2 रखी है, मैंने उसका इंटरसेक्शन लिया हमारे यूनिवर्सल सेट के साथ जो कि है 1 2 3 4 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब मैंने ए 1 2 था, यूनिवर्सल ये था, तो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स देख लो 1 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वापस मुझे ए ही मिल रहा है।
सही है। सो बात इतनी सी है कि ये आप लोगों को वैसे याद होना चाहिए, ये टेक्निकली एक रट्टा ही है। इसको प्रूव करके तो मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बता रहा हूँ कि बेशक एग्जांपल के साथ कर लें, लेकिन बंदों इतने लॉज होते हैं कि बंदा फिर भी भूल जाता है। तो आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं ए का यूनियन ले रहा हूँ एम्प्टी सेट के साथ तो मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगर मैं ए का यूनियन ले रहा हूँ ए के साथ तो भी मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए के साथ तब भी मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तब भी मुझे वापस ए ही मिलेगा। ठीक है, ये मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लो। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोगों के लिए इसको हम लिख भी देते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं, चलो ए, ठीक है, यूनियन ए अगर मैं करूँ तो मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करूँ, ठीक है, तो भी मुझे वापस ए ही मिलेगा। अगर मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट करूं तब भी मुझे वापस ए ही रिटर्न होगा। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करूं तो भी मुझे वापस ए ही रिटर्न होगा, द सेट इटसेल्फ। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। बेशक ये मैंने आपको यहाँ पे भी लिख दी है, वैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल के साथ बता भी दिया प्रूव करके कि ये कैसे होगा। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो क्लियर फॉर यू ऑल। ठीक है, फिर भी किसी को किसी एक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बता सकते हो। उसको अगली वीडियो के अंदर मैं बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट उसको हम रीकैप के अंदर उसको हम होपफुली कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर भी कर लें। अब हम आ जाते हैं एक और फैंसी टर्म पे जो है कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉज कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये बात भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप ए का यूनियन लेते हो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको वापस यूनिवर्सल सेट रिटर्न होगा। ठीक है, इसको आप लोग प्रूव करके भी देख सकते हो। आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ए है आपके पास 1 2, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो यू माइनस ए, हमेशा इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से हमने ए की वैल्यू को माइनस कर दिया। तो जब हम ये परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन 1 2 3 और इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है यू में जो ए में मौजूद नहीं है, दैट इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ पे ए में हमारे पास आ जाएगा 3, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3। अब हम लेते हैं यूनियन, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 2। ठीक है, इसका यूनियन लिया मैंने, ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ जो कहता है 3, तो मेरे पास वापस आ गया 1 2 3, 1 2 एंड 3 जो कि है हमारा यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो वो आएगा एम्प्टी सेट। वो कैसे आएगा एम्प्टी सेट मैं बता देता हूँ। ए हमारे पास 1 2 है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटरसेक्शन है 3, हमारे पास 3 हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताओ इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस इज एम्प्टी। सो ये भी हमारी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, क्योंकि इनमें देखो कॉम्प्लीमेंट आ गया, वहाँ पे आइडेंटिटी थी तो वो आइडेंटिटी लॉज थे। ठीक है, कोई चीज़ हम आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब ऊपर देखो एक ही वैल्यूज़ के, तो ये कॉम्प्लीमेंट के लॉज हो गए हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इनको तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इधर आपको दोबारा ये भी लिख देता हूँ जो अभी हमने किए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग इसको एक साथ ही नोट कर लो। ठीक है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करूँगा, ठीक है, मुझे बताओ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यूनिवर्सल सेट। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे मिलेगा एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट योर कॉन्सेप्ट ऑन आवर कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, नाउ हम लोग अगले लॉज के ऊपर मूव करते हैं जो कि हमारे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉज। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉज है हमारे, मैंने इसको सही लिखा है, यस मैंने ए यूनियन ए, मैं देख लूँ कोई चीज़ आप लोगों के लिए गलत ना हो। यस दैट इज़ राइट। ओके, कमिंग ऑन टू एब्जॉर्प्शन लॉज। एब्जॉर्प्शन लॉज जो है हमारे उसमें कुछ भी नहीं है, दो लॉज ही हैं। ठीक है, वही इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से और यूनियन के रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। अगर आप कहो कि इंटरसेक्टिंग अ सेट विद इट्स यूनियन विद अनदर सेट यील्ड्स द ओरिजिनल सेट, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरसेक्शन लो, ठीक है, अ सेट विद इट्स यूनियन, ठीक है, विद अनदर सेट, ठीक है, अगर आप एक सेट का इंटरसेक्शन लो, ठीक है, दूसरे एक ग्रुप के साथ जो कि यूनियन में हो रहा हो, ठीक है, एक ग्रुप जो कि यूनियन हो रहा है, मतलब दो सेट्स जो आपस में यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उनका इंटरसेक्शन लो किसी सेट के साथ, ठीक है, विद अनदर सेट, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आंसर आपको देगा वो आंसर देगा ये ए क्यों देगा? अब ये वाला जो सेट है ना, ये वाला मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग अ सेट विद इट्स यूनियन विद अनदर सेट, इंटरसेक्टिंग अ सेट,
ठीक है, विद इट्स यूनियन विद अनदर सेट। मतलब ए हमारे पास एक सेट है, उसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब ए ही का सेट है, उसका हम यूनियन ले रहे हैं बी के साथ, किसी और सेट के साथ, ठीक है। ये मैटर करता है यहाँ पे, जो यहाँ पे होगा ना वही आगे वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब उसका कहने का ये है, वो कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग अ सेट विद इट्स यूनियन विद अनदर सेट, विद इट्स यूनियन विद अनदर सेट, ठीक है। ये बात अब क्लियर हो गई। यील्ड्स द ओरिजिनल सेट, यील्ड्स द ओरिजिनल सेट जिसके साथ हमने इंटरसेक्शन की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर होता बी, ए की जगह बी होता, इंटरसेक्शन यहाँ पे भी फिर बी आना चाहिए था, बी यूनियन कुछ और हो सकता था ए, तो ये इसका मतलब है कि ये हमें वापस बी देगा, ये वो कहना चाह रहा है। यहाँ पे मैं और समझा देता हूँ, यहाँ अगर होता सी, दोबारा इंटरसेक्शन लेते तो यहाँ पे सी का होना मौजूद था कि आप सी का इंटरसेक्शन लो दोबारा सी के साथ जो कि यूनियन ले रहा है किसी और सेट के साथ, तो आपको वापस मिलेगा द सेट इटसेल्फ, ओरिजिनल सेट सी इटसेल्फ, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हो कि देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मैंने किया, ए की वैल्यू मेरे पास 1 2 है, उसका इंटरसेक्शन लिया मैंने 1 2 यूनियन 2 3 के साथ जो कि बी की वैल्यू है। जब मैं इनको ग्रुप वाले को पहले सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 आ गया और मेरे पास ए की वैल्यू थी 1 2। अब मैंने इनमें से कॉमन एलिमेंट्स जब लिए इंटरसेक्शन करके तो मेरे पास 1 और 2 आंसर आ गया, 1 और 2 मेरी ए की वैल्यू है, ये देख लो, ये प्रूव हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू ए। दिस वन प्रॉपर्टी प्रूव्स एब्जॉर्ब कर रहे हो आप बेसिकली, दिस इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यू आर एब्जॉर्बिंग समथिंग, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। सेकंड इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पे देख लो, वहाँ पे इंटरसेक्शन था पहले, अब हम यूनियन ले लेंगे और दरमियान में इंटरसेक्शन लगा लेंगे, वो भी आपका सेम ही आंसर देगा, ठीक है। सेम बात वो यही कर रहा है कि द यूनियन ऑफ अ सेट विद इट्स इंटरसेक्शन विद अनदर सेट यील्ड्स ओरिजिनल रिजल्ट। उसी लाइन को उल्टा कर दो, बस यूनियन को पहले ले आओ, इंटरसेक्शन को बाद में ले आओ, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्टिंग अ सेट विद इट्स यूनियन था, यहाँ यूनियन ऑफ अ सेट विद इट्स इंटरसेक्शन है। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे ए हो, ठीक है, यहाँ पे उसका यूनियन लें हम, ठीक है, दोबारा ए ही हो यहाँ पे और वो इंटरसेक्ट कर रहा हो बी के साथ एग्जाम्पल के तौर पे, तो वापस आपको ओरिजिनली ए ही मिलेगा, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे बी हो, यूनियन लें उसका हम, बी अंदर होना चाहिए, दोबारा से बी का सेट अंदर इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी और सेट के साथ, तो आपको आंसर दोबारा बी मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास 1 2 है ए और बी है 2 3, तो यहाँ पे देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी जब हमने किया तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 2 थी, यूनियन 1 2 इंटरसेक्ट 2 3, इस वाले को पहले हमेशा सॉल्व करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं इसमें, हमारे पास 2 है कॉमन, बस 2 ही कॉमन है, 2 कॉमन है। अब हमने 1 2 के साथ इसका यूनियन ले लिया ए के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यूनियन के बाद 1 2, बिकॉज 2 डुप्लीकेट हो रहा है तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे 1 2, दैट इज इक्वल टू ए। सो आई होप ये भी आप लोगों का लॉ क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आगे हम अगर बात करें सेट डिफरेंस आइडेंटिटीज़ की, तो ये भी यार वही है जो मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में दोबारा से समझा देता हूँ। इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे होंगी, ठीक है। नंबर 1 थिंग इज़ कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो इक्वल होता है ए के, तब सिर्फ जब आपका ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट हो, ठीक है। A set intersected with the complement of another set equals itself if they are disjoint, ठीक है। ये मैं पीछे बात कर चुका हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी जब हम ले रहे हैं तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2, बी है हमारे पास 3 4, ठीक है। मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया, तो मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा कॉमन है, इसमें से कुछ भी नहीं है कॉमन, तो इसका आया एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट है, तो वो कह रहा है कि अगर ये एम्प्टी सेट है मतलब कि ये डिसजॉइंट हैं ए और बी, तो आप कह सकते हो कि अब आप जब बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास गिवन है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 2 है। सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे, ठीक है, जब आप करोगे तो आपके पास वो कह रहा है क्या आएगा, वापस ए आएगा। कैसे आएगा, 1 2 इंटरसेक्शन 1 2, मेरे पास वापस क्या आ गया वैल्यू, मेरे पास वापस आ गई 1 और 2, दैट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये भी वही बात आ रही है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो ए के इक्वल तब ही हो सकता है कि अगर ए और बी डिस्जॉइंट हो, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। इसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी हो कि ए माइनस बी यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी, ये कैसे प्रूव होगी, वो कह रहा है कि यूनियन ऑफ द डिफरेंस एंड द सब्ट्रैक्टेड सेट इक्वल्स द यूनियन ऑन बोथ साइड्स, के मतलब आप अगर दो सेट्स हैं उनका आप आपस में डिफरेंस लो, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ,
और उसका यूनियन लो आप बी के साथ जिसके साथ आप डिफरेंस ले रहे हो, तो वो कह रहा है कि इसका मतलब यही होगा कि ये ए यूनियन बी के बराबर हैं। ठीक है, द यूनियन ऑफ द डिफरेंस, मतलब ये देखो ये डिफरेंस है, इसका हम यूनियन ले रहे हैं, एंड द सब्ट्रैक्टेड सेट इक्वल्स द यूनियन ऑफ बोथ सेट्स, एंड द सब्ट्रैक्टेड सेट इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ बोथ सेट्स। ठीक है, मतलब जब आप इसको ए माइनस बी करोगे, ये प्रॉपर्टी लगाओगे और इसका यूनियन लोगे बी के साथ ही, बी के सेट के साथ ही, ठीक है, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो, तब आपकी ए यूनियन बी के ये इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ए माइनस बी, ए हमारे पास 1 2, बी है 3 4, 1 2 को मैं माइनस करूँ 3 4 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, यही आंसर आएगा आपके पास। आप इसको करके देख लो, मैं बता चुका हूँ आप लोग माइनस कैसे करते हो, इंटरसेक्शन क्या लेते हो, यूनियन क्या लेते हो, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये आप लोग वीडियोस देख लेना जाके प्रीवियस वाली। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि इसको आप, ये हमारे पास आ गई माइनस करने के बाद, तब वो कह रहा है कि अब आप ए यूनियन बी को करके देख लो। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास है जी एक की वैल्यू हमारे पास 1 2 है और बी की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, बी की वैल्यू 3 4 है। ठीक है, तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये 1 2 3 4 की इक्वल ही आएगी। सो हैंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक हो गया। आई होप दिस क्लियर्स आउट दिस एज वेल। देन अगर बात वो यही आ जाए कि अगर यूनियन की जगह दरमियान में इंटरसेक्शन लगा दो, कि अगर आप कहो वो असल में ये जो प्रॉपर्टी थी ना, इसका मतलब ये था कि अगर आप ए माइनस बी यूनियन बी करो, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप करो, ये होना चाहिए, तो आपको वापस मिलेगा ए यूनियन बी। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई। मतलब कि अगर मैंने ए में से बी निकाला, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1 2 3 4। उसको मैंने यूनियन लिया, ठीक है, जब मैंने यूनियन लिया उसका बी के साथ, ठीक है, बी के साथ यूनियन ले लो 3 4 के साथ, तो भी मेरे पास 1 2 3 4 ही रहेगा, 3 4 ही रहेगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड पे मेरे पास है जी ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी मैं अब लगाता हूँ, ए को मैं बी के साथ यूनियन लेता हूँ, तो 1 2 3 4 ही आंसर आएगा। सो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप ये कह सकते हो कि ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, ये ट्रू होगी। अगली केस में सिर्फ इंटरसेक्शन का साइन बीच में आ रहा है। अगर इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, अगर हो जाए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो ये इक्वल होगा हमेशा एम्प्टी सेट के, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये कैसे होगा, ए में से बी को माइनस करो, ठीक है, आप लोग करके देख सकते हो एग्जांपल के अंदर भी। ठीक है, उसको माइनस करो, आपके पास 1 2 आ जाएगा। 1 2 जब आपके पास आ जाएगा तो उसका इंटरसेक्शन लो 3 4 के साथ, जो कि बी की वैल्यू है। तो 1 2 का 3 4 के साथ जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट ही आता है। सो वी कैन से दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आ जाता है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा, उसी तरह के लॉज ही हैं ये एक ही लॉ है। वो कहता है कि ए यूनियन बी बराबर है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये तब बराबर है जब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ट्रू होगी। ठीक है, ये है यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का मतलब ही समझ आ रहा है कि यूनियन ले रहे हो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के साथ, कि आपने किसी भी सेट को कॉम्प्लीमेंट उसका लिया हुआ है और आप इंटरसेक्शन ले रहे हो दूसरे सेट के साथ उसकी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो जो भी वैल्यू यहाँ होगी ना, उसी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी तब बराबर होगी जब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो। ये भी वैल्यू मुझे सेम देगा और ये भी वैल्यू मुझे सेम देगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ए यूनियन बी जो है हमारे पास क्या है, ए और बी है 1 2 3 4, 1 2 3 आएगा जब हम यूनियन लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन है। देखो एक दफ़ा लिखेंगे 1 2 2 3 है, तो मैं 1 2 3 लिखूंगा। ये आ गया मेरे लेफ्ट साइड पे 1 2 3 एक सेट। अब राइट हैंड साइड पे है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मुझे सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे यू माइनस ए करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास बिल्कुल आ जाएगा आंसर कहाँ पे है 3 4। ठीक है, 3 4 आ गया हमारे पास। अब 3 4 जब हमारे पास आ जाएगा तो 3 4 का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी क्या है 2 3, 3 4 और इंटरसेक्शन 2 3, तो इसमें से कॉमन क्या है 3, 3 आ गया मेरे पास ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये वाला 3 आ गया मेरे पास ब्रैकेट में। अब मैंने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए मेरे पास है 1 2, 1 2 यूनियन 3, और ये सेट के अंदर होगा, ये गलती नहीं करनी, ये सेट में है।
ठीक है, 1 2 यूनियन 3, तो ये 1 2 3, ये लो जी, ये प्रूव हो गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स equals the union of first set. The union of two sets equals the union of first set equals the union of first set with the intersection of its component and the second set, with the intersection of the component and the second set। ठीक है, intersection of the complement with the second set। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स आउट। लास्टली हमारे लॉजिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, प्रोपोजिशन, अरिस्टो लॉजिक, नॉन अरिस्टो लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक। ये आपके वही हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में इस तरह से सवाल पूछा जाता है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ये भी थोड़े से बता देता हूँ। इंडक्टिव लॉजिक किसको कहते हैं? इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं कि ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग जनरल कंक्लूजन सॉरी फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जनरल कंक्लूजन। यार मतलब आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आगे पीछे कोई चीज़ आप होते हुए देख रहे हो, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी कंक्लूजन निकाल रहे हो कोई, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, कोई स्पेसिफिक चीज़ को आप देख रहे हो और आप अपना रिजल्ट निकाल रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, इसको कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक का ये कि आप स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम जनरल फैक्ट्स, ठीक है, कि कोई बंदा कह देता है कि यार देखो ये बंदा सच्चा है, ठीक है, ये बंदा सच्चा है। अब ये फैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मतलब आप कह सकते हो, या हम कह सकते हैं डॉग ऑलवेज बार्क्स, ये एक फैक्ट है, ठीक है, डॉग ऑलवेज बार्क, ये एक फैक्ट है। अब आप इसमें से कोई अपनी कंक्लूजन निकाल रहे हो कि हाँ ठीक है डॉग बार्क तो करता है, लेकिन कोई एक मैं रिजल्ट अंदर से निकाल रहा हूँ, मतलब मैं अपनी स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ किसी एक फैक्ट से जो कि एक हकीकत के ऊपर बात हो, उसको कहूँगा मैं डिडक्टिव लॉजिक। और इंडक्टिव लॉजिक ये होगा कि मैं जनरली कंक्लूजन्स निकाल रहा हूँ अपने इर्द गिर्द की स्पेसिफिक चीज़ों से, ये होगा इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। समझ आ गई? डिडक्टिव का मतलब है मैं कोई जनरल फैक्ट है, कोई एक चीज़ है, उसके अंदर से अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इंडक्टिव लॉजिक का मतलब है कि मैं ओवरऑल एक जनरल कंक्लूजन डिराइव कर रहा हूँ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, एग्जांपल्स नीचे बताऊंगा, समझ आ जाएगी। प्रोपोजिशन होता है स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू या फॉल्स, ठीक है, इसको प्रोपोजिशन कहते हैं, या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अरिस्टो लॉजिक होता है कि लॉजिक वेयर स्टेटमेंट्स आर स्ट्रिक्टली ट्रू और फॉल्स, स्ट्रिक्टली ट्रू और फॉल्स के मतलब या तो ट्रू होगी या ट्रू नहीं होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, या सिर्फ मतलब कहने का ये या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, मतलब या तो ट्रू होगी, ये नहीं है कि बीच में कुछ चीज़ें ट्रू हैं कुछ चीज़ें फॉल्स हैं। और इस तो कहता है कि भाई सीधी बात करो, लॉजिक वेयर स्टेटमेंट्स आर स्ट्रिक्टली ट्रू, या तो ट्रू हैं, नहीं ट्रू तो फिर फॉल्स होंगी सारी। ठीक है, मतलब ये है। नॉन अरिस्टो का यही मतलब है कि लॉजिक अलाउइंग फॉर एडिशनल पॉसिबिलिटीज नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स के मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि यार देखो दरमियानी बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं हमारे सोसाइटी के, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई दरमियानी बात करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे फद्दों में पढ़ने का, ये वो बात हो रही है। ठीक है, कि ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये भी हो सकती है वो भी हो सकती है, एक एडिशनल पॉसिबिलिटी डाल रहे हो, ये नॉन अरिस्टो है। सिंबॉलिक लॉजिक यही है कि यार आप देखो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो लॉजिकल ऑपरेशंस को। अगर निगेशन का आ जाए तो निगेशन का मतलब होता है ये इनवर्स ही समझ लो। ठीक है, पी एक अगर मेरा लेट्स से कि ट्रू है, ठीक है ट्रू है, तो अगर मैं निगेशन लगाऊंगा ना, निगेशन पी करूंगा तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, निगेशन का मतलब उल्टा, अगर पी मेरा ट्रू है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो जब मैं निगेशन लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपका कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, मतलब पी एंड क्यू, ये समझ लो आप लोग। ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू। इसी तरह डिसजंक्शन होता है, अगर कंजंक्शन याद आ जाए ना एंड, तो बस डिसजंक्शन समझना कि उसका उल्टा है ये और। ठीक है, बस साइन को उल्टा कर दो तो और बन जाएगा, तो ये डिस्जंक्शन है पी और क्यू। एंड का मतलब ये होता है, एंड आप लोगों ने लॉजिकल गेट्स हैं आपके पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मेरे पास देखो 0 0 है, ठीक है, मेरे पास ए और बी की ये वैल्यूज़ हैं, 0 0 हैं, तो मैं जब एंड करता हूँ ना, ए एंड बी करता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि ए भी मेरा फॉल्स है, ठीक है, ए की भी वैल्यू 0 है, बी की भी वैल्यू 0 है, तो ये भी मेरा 0 ही आंसर देगा। ठीक है, अगर देखो मेरा ए 1 है, ए मेरा 1 है और बी मेरा 0 है, तब भी मेरा देखो बी तो 0 ही है ना, ट्रू फॉल्स का रिजल्ट हमेशा आता है इसमें फॉल्स। ठीक है, इसी तरह मैं ए को 0 कर दूं, बी को 1 कर दूं, तो भी मेरे पास आएगा रिजल्ट 0। और इसी तरह अगर ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू होने चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा ए एंड बी दोनों की वैल्यू ट्रू है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आउटपुट है, ये आउटपुट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
सो यही मैं बात कर रहा हूँ, ये आउटपुट है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर मेरा, मैं बात यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे आउटपुट है, अगर मेरा ए ज़ीरो है, ए फॉल्स है, ठीक है, ए मेरा फॉल्स है और बी मेरा जो है वो भी फॉल्स है, तो मैं कहूँगा मेरी दोनों चीज़ें या तो ट्रू होंगी तब मैं रिजल्ट ट्रू होगा, अगर मेरी दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। ये नहीं, और ये अगर बीच में आ जाता है कि एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो भी आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, मतलब बात ये हो रही है कि भाई सीधी सी बात है, दो लोग एक चीज़ पे अग्री कर रहे हैं तो हाँ वो चीज़ सही है, दो लोग एक चीज़ पे डिसएग्री कर रहे हैं तो वो चीज़ भी गलत है। अगर एक बंदा कह रहा है कि भाई ये सही है ये गलत है, तो भी आंसर गलत ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ सही है। तो एंड स्ट्रिक्टली यही आपके आउटपुट को इस तरह से कैटर करता है। ठीक है, दोनों गलत हैं तो आपका आंसर गलत होगा, दोनों सही हैं तो आंसर वन होगा, ट्रू होगा। अगर एक भी सही है दूसरा, एक सही है दूसरा गलत है तो भी गलत है, अगर ये सही है ये गलत है तो भी गलत है। ठीक है, ये याद रखना। सो एंड ये होता है। और के केस में ये हो सकता है कि देखो दोनों गलत हैं, ये और है, ए और बी बता रहा हूँ, ये ए और ये आउटपुट है, ये और का केस है, डिसजंक्शन का केस है। दोनों गलत हैं तो आंसर गलत आएगा, एक सही है एक गलत है तो हाँ सही है, ये गलत है ये सही है तो भी सही है। ठीक है, मतलब अगर एक भी इसमें से वन होगा ना तो आंसर आपका वन जा सकता है, क्योंकि ये आप और पे चेक कर रहे हो और लगा रहे हो बीच में। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ एक सही है दूसरा गलत है तो भी मेरा आंसर ट्रू ही आएगा, वन इज ट्रू अदर इज फॉल्स बट द आंसर इज स्टिल ट्रू। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दोनों सही है तो भी आंसर ट्रू आएगा, दिस इज योर और गेट। ठीक है, सो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपका कंजंक्शन डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट है। फर्दर यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो कंडीशनल होता है, इफ़ पी देन क्यू, इसको आप कहते हो इफ़ पी देन इम्प्लाइज क्यू, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, इसको आप कंडीशनल भी कहते हो, लेकिन इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो। अगर यहाँ पे लिखा हो ना पी एरो क्यू, तो इसका मतलब है एक सिंगल एरो सिंगल डायरेक्शन पे, तो आप इसको पढ़ते हो इफ़ पी देन क्यू, अगर पी तो क्यू। ठीक है, ये मैं नीचे एग्जांपल होगी तो आप लोगों को उसमें समझा भी देता हूँ। फर्दर बाई कंडीशनल में दोनों तरफ आ जाती, दोनों तरफ एरो आ जाती है, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। ठीक है, इसको पढ़ते इस तरह से, ये याद रखना। अगर सिंगल एरो तो इफ़ पी देन क्यू, ठीक है, और अगर डबल एरो तो बाई कंडीशनल होता है ये, तो इसका मतलब होता है पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। ठीक है, पी तब ट्रू होगा जब क्यू ट्रू है, अगर क्यू फॉल्स है तो पी भी फॉल्स है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख भी लेते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी के लिए हमारी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हमारी मेन है, तो वो मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। इंडक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था, जनरल कंक्लूजन निकालना स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्विंग दैट द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग कंक्लूडिंग इट विल राइज टुमारो, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप लोग रोज़ देखते हो कि सूरज हर मॉर्निंग राइज होता है। ठीक है, तो आप एक कंक्लूजन कर सकते हो कि हाँ भाई जनरली मैं कह सकता हूँ कि कल भी सूरज राइज होगा, कल भी सन राइज होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इंडक्टिव का जो है लॉजिक है। ठीक है, डिडक्टिव क्या होती है? डिडक्टिव का मतलब मैंने कहा था एक फैक्ट के ऊपर आपने एक अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है स्पेसिफिक। अब फैक्ट क्या हो सकता है? फैक्ट ये हो सकता है कि ऑल मैन आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है कि इंसान इमॉर्टल नहीं है, इंसान ने कभी ना कभी तो मरना ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार सोकार्ट्रेस, पता नहीं भाई कैसे नाम रखते हो यार, सॉक्रेट्स इज़ अ मैन देयर फोर सॉक्रेट्स इज़ मोर्टल। ठीक है, सॉक्रेट्स की जगह यार अली इज़ मोर्टल कर लो। ठीक है, अली इज़ अ मैन देयर फोर अली इज़ मोर्टल। ठीक है, फैक्ट के ऊपर आप कोई कंक्लूजन दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि सॉक्रेट्स, ठीक है, एक बंदा था, ठीक है, जो कि आप उसको कह रहे हो कि वो भी मॉर्टल है। देखो ऑल मैन आर मॉर्टल एक फैक्ट है जो कि हकीकत बात है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, इंसान मॉर्टल है क्योंकि इंसान ने मरना ही मरना है, इंसान इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अली इज़ अ मैन दैट इज़ ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो मॉर्टल। सो दिस इज़ डिडक्टिव लॉजिक, हम किसी चीज़ से डिड्यूस कर रहे हैं, किसी फैक्ट से हम कोई चीज़ डिड्यूस कर रहे हैं, एक अपनी ऑब्जर्वेशन डिड्यूस कर रहे हैं। प्रोपोजिशन मैंने आपको बताया था या ट्रू होगी या फॉल्स होगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ये ट्रू है, 2 + 2 इज इक्वल टू 5 ये फॉल्स है, सीधी सी बात है। अरिस्टो के बारे में भी हमने बता दिया था कि स्ट्रिक्टली ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इट इज़ रेनिंग, ये इज़ ट्रू और फॉल्स, मतलब या बारिश हो रही है। ठीक है, या तो ये बात ट्रू है या तो ये बात फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ इसमें हो सकती है। इसके अलावा नॉन अरिस्टो का दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स मे बी अनडिफाइंड, मतलब कहने का ये है कि हम कह सकते हैं कि यार ये फॉल्स है, कह सकते हैं कि यार ये ट्रू है, मतलब, और ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, न्यूट्रल भी रह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मतलब इसमें आप एडिशनल पॉसिबिलिटीज़ को देखते हो, आप कह सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, हो सकती है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, मे बी अनडिफाइंड, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हो सकती है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, या ये न्यूट्रल है, मतलब मैं नहीं कह सकता कि ट्रू है या फॉल्स है। अरिस्टो कहता है कि नहीं, इट इज़ रेनिंग, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। ठीक है,
सिंबॉलिक लॉजिक वही है, निगेशन आपको बता दिया था। अगर तो देखो इट इज़ सनी है, ठीक है, इट इज़ सनी है, इट इज़ सनी, इसके पीछे मैं निगेशन लगा दूँ, ये मेरा पी है, इट इज़ सनी, इसके ऊपर मैं निगेशन लगा दूँ तो इन्वर्स हो जाता है, इट इज़ नॉट सनी, नॉट सनी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, इन्वर्स हो गया यार। देखो मैंने, मेरा पी एक था प्रोपोजिशन, उसमें मैंने कहा कि यार इट इज़ सनी, मैं एक बात कर रहा हूँ, अब मैंने निगेट कर दी वो बात, उसका इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स क्या होगा कि ऑब्वियसली कि वो सनी नहीं है, मौसम, वेदर इज़ नॉट, अगर कहा जाए कि वेदर इज़ सनी, निगेशन लगा दें तो आप कहोगे वेदर इज़ नॉट सनी, ठीक है, ये चीज़ है। इट इज़ रेनिंग, निगेशन लगाऊंगा, इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है। पी इट इज़ को, हाँ, अगर इस तरह का सेंटेंस लिखा हो, ये आपको पेपर में दें इस तरह लिखा हो, तो आप इसको क्या रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पी और क्यू है ये, तो आप कहोगे इट इज़ कोल्ड, एक आपकी स्टेटमेंट ये है, पी आपकी है इट इज़ कोल्ड, ठीक है, क्यू की वजह से ये जो साइन है ना, इसका मतलब आपको बताया था और होता है, ये और आ जाएगा, इट इज़ कोल्ड, और क्यू है मेरे पास रेनिंग, ठीक है। तो ये जो पी और क्यू है ना, पी और क्यू याद रखना, ये कोई स्टेटमेंट होती हैं। एक आपको पूरा सेंटेंस गिवन हो, जैसे कि द वेदर इज़ हॉट एंड कोल्ड टुडे, ठीक है, नहीं, द वेदर, ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, वेदर इज़ हॉट एंड कोल्ड कैसे हो सकता है? हम कह सकते हैं कि इट इज़ विंटर एंड इट इज़ स्नोइंग। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इट इज़ विंटर, ये हम बनाएंगे अब, ठीक है, इट इज़ विंटर एंड इट इज़ स्नोइंग, ये एक सेंटेंस हो, आपको पेपर में दे दें। अब आपको कहें कि इसको आप लिखो, रिप्रेजेंट करो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जो आपको भी मैंने बताई हैं ये कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे? जो टर्म एंड है, एंड से तो मुझे समझ आ रही है कि ये वाला साइन लगेगा कंजंक्शन का, ये सबसे पहले मैंने लगा लिया। इससे पीछे देखो, ये एक स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये मेरी पी स्टेटमेंट है, मैंने सपोज कह दिया कि ये पी, आप कोई भी सपोज नाम इसका दे सकते हो, ठीक है, ये पी स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड के बाद एक और स्टेटमेंट है, इट इज़ स्नोइंग, ये मेरी क्यू स्टेटमेंट है। तो अब मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? पी एंड क्यू, ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट बन गई, इट इज़ विंटर, इट इज़ विंटर एंड इट इज़ सन, इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ स्नोइंग, ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गई। इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये और लगा के, क्यू पी इम्प्लाइज क्यू कैसे होगा? इफ़ इट इज़ कोल्ड देन इट इज़ रेनिंग। इम्प्लाइज का मतलब क्या था, मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताया था कि इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू, के इफ़ इट इज़ कोल्ड, अगर तो कोल्ड है तब ही बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। यहाँ इस वाली स्टेटमेंट को देखा जाएगा, तब ही अगली स्टेटमेंट का हम कोई रिजल्ट या कोई चीज़ कंक्लूड कर सकेंगे इस स्टेटमेंट की बेसिस पे। तो इम्प्लाइज का मतलब ये है कि मैंने पी को देखना है, इफ़, ठीक है, पी, इफ़ पी एंड ओनली इफ, ओनली देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ठीक है, इफ पी देन क्यू, मतलब मैंने इसको देखा पहले वाली स्टेटमेंट को, देन क्यू होगा, अगर तो ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ सही है। देखो इफ इट इज़ कोल्ड, हाँ कोल्ड है, तब ही सिर्फ बारिश होगी, ठीक है। अगर यहाँ कुछ और होता, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई और ले लेते, इफ इट इज़ हॉट, देन हम अगली चीज़ डिराइव करते हैं कि हाँ इट इज़ समर, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और नीचे बाई कंडीशनल क्या है? इट इज़ कोल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रेनिंग। आपने दोनों तरफ देखना है, आपने लेफ्ट साइड पे भी देखना है, राइट साइड पे भी देखना है, दोनों डायरेक्शन है। आप कहोगे पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। अब आप समझो कि आप क्यू को भी देख रहे हो, आप कह रहे हो कि कोल्ड है, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ कोल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रेनिंग, मतलब मैंने दूसरे, ये मेरा क्यू है, इट इज़ रेनिंग क्यू है, पी मेरा है कोल्ड, इट इज़ कोल्ड, ठीक है। तो मैं अब क्यू को देख रहा हूँ, जब मेरे पास बाई कंडीशनल आ गया तो मैं कह रहा हूँ इट इज़ कोल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ रेनिंग, ठीक है। मतलब मैं क्यू की बेसिस को, क्यू को भी देख रहा हूँ और तब भी मैं पी को कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाँ कोल्ड है, ठंड है, जब बारिश हो रही है, दूसरी स्टेटमेंट की बेसिस पर। और पहली में मैं क्या था कि मैं पी को देख रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं क्यू के लिए कोई कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 2.3। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फील फ्री टू मैसेज मी in the comment section down below. Further your queries will be answered properly. I hope you all like the video. Subscribe कर देना चैनल को, comment करना लाजमी और like कर देना. Thank you so much for watching the video. My name is Expert Guy and I hope to see you all in the next one, guys. Good bye. How could I know it would be goodbye?